हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको कंप्लीट कर लिया था, उसका प्रादेशिक विभाजन देख लिया था। और प्रादेशिक विभाजन के अंदर कौन कौन से हिमालय आए थे। 4 हिमालय आए थे। कौन कौन से? पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो हमने हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसको पढ़ने के बाद में अपना जो है वो पर्वतीय क्षेत्र यानी कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कंप्लीट हो जाता है। जबकि हमने देखा था कि जो भारत का धरातल है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। देखो, भारत का जो धरातल है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। और वो 5 भाग कौन कौन से थे? पहला था पर्वतीय क्षेत्र, पहला था पर्वतीय क्षेत्र, पहला क्या था? पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। और जो दूसरा था वो था उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान। और तीसरा था प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा क्या था? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और इसका जो चौथा पॉइंट था वो था तटीय मैदान। वो क्या था? तटीय मैदान, तटीय मैदान। और पांचवा और लास्ट जो पॉइंट था वो था द्वीप। समझ में आया? यानी कि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो किन किन विविधताओं में बटा हुआ है वो ये है। कहीं पर तो पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर प्रायद्वीपीय पठार है, कहीं पर तटीय मैदान है और कहीं पर द्वीप है। अब इसमें से हमने पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर का विशाल मैदान। उससे पहले अपन प्रायद्वीपीय वो पर्वतीय क्षेत्र जो है उसके अंदर जो प्रादेशिक विभाजन किया था कल, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो, प्रादेशिक विभाजन में बताया था कि मैं कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। और 4 भाग कौन कौन से थे? पहला था पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, ऐसे क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय। ठीक है, कश्मीर हिमालय। ठीक है। जो इसका दूसरा था वो था कुमायूं हिमालय। वो क्या था? कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तीसरा था इसका नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और चौथा जो था इसका वो था असम हिमालय। वो क्या था? असम हिमालय, असम हिमालय। और जो पर्वतीय क्षेत्र का जो हिमालय था, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया था? इसका जो प्रादेशिक विभाजन किया था वो किया था सर सिडनी बुराड़ ने, सर सिडनी बुराड़ ने, बुराड़ ने। ठीक है, इसका जो प्रादेशिक विभाजन था वो किसने किया था? सर सिडनी बुराड़ ने। अब देखो, जो पंजाब हिमालय, कश्मीर जो हिमालय है, ये किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? यानी कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी व सतलज नदी, व सतलज नदी के बीच में जो भी पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी कि जो भी पर्वत पहाड़ जो भी कुछ पाया जाता है, सिंधु नदी का जहां से निकलती है और जहां से सतलज नदी है उसके बीच में जो भी पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है वो किसमें आता है? पंजाब हिमालय के अंदर आता है। ठीक है। कुमायूं हिमालय के अंदर, कुमायूं हिमालय में देखना, सतलज नदी से, सतलज नदी से, कौन सी नदी से? सतलज नदी से काली नदी तक, सतलज नदी से काली नदी के बीच में जो भी पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है वो किस हिमालय के अंदर आता है? कुमायूं हिमालय के अंदर आता है। अब देखो, नेपाल हिमालय, इसमें एक और बात याद रखना, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च जो चोटी है, सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सी है? वो है नंदा देवी। वो कौन सी है? नंदा देवी, नंदा देवी।
और नंदा देवी की कभी कभी लंबाई भी पूछ ली जाती है, तो इसकी जो लंबाई है वो है 7817 मीटर। समझ में आई बात? कि कुमायूं हिमालय पूछ ले, कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नंदा देवी, और उसकी लंबाई कितनी है, 7817 मीटर। अब देखो नेपाल जो हिमालय, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो है, वो देखो काली नदी में, काली नदी में, काली नदी वे महानदी, महानदी, महानदी के बीच का जो भी पर्वतीय क्षेत्र है वो किसमें आता है, नेपाल के हिमालय में आता है। और असम हिमालय के अंदर आता है तीस्ता नदी से, तीस्ता नदी से, तीस्ता नदी से, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाला क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो भी पर्वतीय क्षेत्र है वो किसमें आता है, असम हिमालय के अंदर आता है। और अपन ने यहाँ तक की बात अपन ने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ ली थी, और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो हेडिंग डालना उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। देखो सिंधु नदी लिखना, इसमें पॉइंट लिखना, सिंधु नदी, सिंधु नदी कौमा गंगा नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित, द्वारा निर्मित मैदान, यानी कि उत्तर का जो विशाल मैदान है वो कौन बनाती है, सिंधु नदी, गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो भी मैदान बनाया जाता है, यानी कि जो सिंधु नदी और गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो भी मिट्टी फैलाई जाती है, तो इसके जो तट पर या जो उस क्षेत्र पर जो मिट्टी फैलाई जाती है उसके द्वारा जो मैदान निर्मित होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदान, या उसे क्या कहते हैं, विशाल मैदान कहते हैं, विशाल मैदान कहते हैं, कहते हैं। यानी कि सिंधु नदी, गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। समझ में ये बात? अब देखो उत्तर का जो भी विशाल मैदान है, यानी कि सिंधु नदी, गंगा नदी व ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है उसको क्या कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। और जो उत्तर का विशाल मैदान है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे हेडिंग डालना या पॉइंट लगा लेना, उत्तर का, उत्तर के विशाल मैदान को, उत्तर के विशाल मैदान को, मैदान को 6 भागों में, कितने भागों में, 6 भागों में विभाजित किया गया, विभाजित किया गया है, किया गया है। समझ में आएगा? यानी कि उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में विभाजित किया गया है। और वो 6 भाग कौन कौन से हैं? पहला है भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश, तराई प्रदेश, तीसरा है खादर मिट्टी प्रदेश, खादर मिट्टी
प्रदेश, ठीक है। चौथा भाग है बांगर, बांगर मिट्टी प्रदेश, बांगर मिट्टी प्रदेश, बांगर मिट्टी प्रदेश, ठीक है। इसका चौथा भाग क्या है? बांगर मिट्टी प्रदेश। और जो इसका पांचवा भाग है वो है रहे या कल्लर, रहे या कल्लर, ठीक है। और इसका छठा और लास्ट पॉइंट है वो है डेल्टा, डेल्टा, वो क्या है? डेल्टा, ठीक है। यानी कि उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6 भागों में विभाजित किया गया है। 6 भाग कौन कौन से हैं? बांगर प्रदेश, तराई प्रदेश, और भाई खादर मिट्टी प्रदेश, बांगर मिट्टी प्रदेश, रहे या कल्लर और डेल्टा प्रदेश। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भाबर प्रदेश, ठीक है। देखो हेडिंग डालना, भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश। देखो एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करना। ये देखो ये हिमालय, ये क्या है? हिमालय है। अब हिमालय के यहाँ से हिमालय के ऊपर से नदियां बहती है, ठीक है। ये नदी आई और ये अपने साथ क्या लाती है? कुछ मोटे मोटे पत्थर, कुछ नए पत्थर। तो ये जो मोटे पत्थर है ये क्या है? इसकी पदस्थली में, यानी कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर जमा हो जाते हैं। उससे जो छोटे वाले पत्थर है वो उसके आगे जमा हो जाते हैं। तो जो ये मोटे मोटे पत्थरों वाला जो ये क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? भाबर प्रदेश। और भाबर प्रदेश, देखो भाबर प्रदेश में क्या होता है? यहाँ से नदियां आती है और ये मोटे मोटे पत्थरों के अंदर लुप्त हो जाती है, यानी कि दिखाई नहीं देती। और ये जो छोटे पत्थरों वाला जो ये क्षेत्र है ये क्या है? तराई वाला क्षेत्र। ये क्या है? तराई प्रदेश है। और इस तराई प्रदेश में यहाँ पे जो नदियां लुप्त हुई थी वो यहाँ पे क्या है? वापस से भूतल पर आ जाती है, ठीक है। समझ में आई बात? यानी कि ये क्या है? शिवालिक हिमालय, जो नीचे हिमालय की जो नीचे वाली जो श्रेणी थी वो कौन सी थी? शिवालिक श्रेणी। वो कौन सी थी? शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। यानी कि शिवालिक श्रेणी का गिरिपद प्रदेश, यानी कि नीचे वाला जो स्थान है वो क्या कहलाता है? भाबर प्रदेश कहलाता है। और इसमें जो नदियां होती है वो क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। और इसमें क्या है? मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। ये अपने को 3 बात याद रखनी है। यानी कि शिवालिक हिमालय या शिवालिक का गिरिपद प्रदेश क्या कहलाता है? भाबर प्रदेश कहलाता है। और इसमें नदियां जो है वो लुप्त हो जाती है और इसमें मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं, मोटे या बड़े पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे पॉइंट लिखना, शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक का गिरिपद प्रदेश, यानी कि गिरिपद प्रदेश। गिरिपद प्रदेश का मतलब हो गया नीचे वाला स्थान, यानी कि हिमालय का नीचे वाला स्थान क्या कहलाता है? भाबर प्रदेश कहलाता है। भाबर प्रदेश कहलाता है, कहलाता है। यानी कि शिवालिक हिमालय का या शिवालिक भाग का गिरिपद प्रदेश, यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? भाबर प्रदेश कहलाता है। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखना, इस प्रदेश में, इस प्रदेश में, इस प्रदेश में बड़े बड़े, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते, पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं पत्थरों के कारण यहाँ पे क्या होती है? नदियां लुप्त हो जाती है। इसमें लिखना अगला पॉइंट, इस प्रदेश में, इस प्रदेश में नदियां, नदियां लुप्त हो जाती है। क्या होती है? लुप्त हो जाती है, ठीक है। भाबर प्रदेश क्या है? शिवालिक
प्रदेश का, शिवालिक का गिरिपद प्रदेश, यानी कि शिवालिक का जो लास्ट वाला या नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, भावर प्रदेश कहलाता है। और इसमें बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं, जिसके कारण ये इस प्रदेश में क्या है, नदियां लुप्त हो जाती है, यानी कि मोटे या बड़े जो भी पत्थर होंगे उसके बीच में से नदियां गुजर जाएगी और ऊपर दिखाई नहीं देगी। इसके कारण क्या है, इस प्रदेश में नदियां लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अब देखो तराई प्रदेश, तराई प्रदेश में क्या है, जो भी भावर प्रदेश में, यानी कि भावर प्रदेश में जो भी नदियां, भावर प्रदेश में जो भी नदियां भूतल के नीचे थी वो क्या आ जाती है, भूतल पर आ जाती है, यानी कि दिखाई देने लग जाती है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई प्रदेश कहते हैं। तराई प्रदेश किसे कहते हैं, भावर प्रदेश में लुप्त हुई नदी पुनः भूपृष्ठ पर दिखाई देती है या पुनः भूतल पर दिखाई देती है, उस प्रदेश को क्या कहते हैं, तराई प्रदेश। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना तराई प्रदेश, नेक्स्ट हेडिंग डालना तराई प्रदेश। तराई प्रदेश, ठीक है। और तराई प्रदेश में लिखना भावर प्रदेश, भावर प्रदेश, प्रदेश की लुप्त हुई, लुप्त हुई नदियां, नदियां पुनः भूतल, पुनः भूतल पर प्रकट हो जाती, प्रकट हो जाती है, प्रकट हो जाती है, हो जाती है, प्रकट हो जाती है, हो जाती है। तो इस प्रदेश को, तो इस प्रदेश को, इस प्रदेश को तराई प्रदेश कहते हैं, तराई प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश को क्या कहते हैं, तराई प्रदेश कहते हैं। यानी कि देखो भावर प्रदेश में जो नदियां लुप्त हो जाती है वे पुनः भूतल पर किस प्रदेश में दिखाई देती है, जो भी पुनः भूतल पर किस प्रदेश में दिखाई देती है वो है तराई प्रदेश पर। समझ में आए बात, ठीक है। इसके बाद में एक हेडिंग डालना कोप प्रदेश, इसके बाद में हेडिंग डालना कोप प्रदेश। अभी कोप प्रदेश क्या है, ये देखो कोप प्रदेश है एक सख्त चिकनी मिट्टी वाला क्षेत्र, ठीक है। यानी कि देखो कोप, कोप कम रेत, कम रेत युक्त, युक्त कम रेत युक्त सख्त, सख्त चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी वाला प्रदेश, मिट्टी वाला प्रदेश है। यानी कि कोप प्रदेश किसे कहते हैं, वह प्रदेश जिसमें कम रेत और सख्त चिकनी मिट्टी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, कोप प्रदेश कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है खादर मिट्टी प्रदेश, खादर मिट्टी प्रदेश, ठीक है। और जो दूसरा है, दूसरा क्या है, वो है बांगर, बांगर मिट्टी प्रदेश, बांगर मिट्टी प्रदेश। यानी कि कोप प्रदेश के ही दोनों भाग हैं, वो कौन कौन से हैं, पहला खादर मिट्टी प्रदेश और दूसरा बांगर मिट्टी प्रदेश। और अब हम पढ़ने वाले हैं खादर मिट्टी प्रदेश, ठीक है। इसको मिटा दूं, यानी कि कोप प्रदेश क्या कहलाता है, ये सख्त चिकनी मिट्टी वाला प्रदेश है। और ये कितने भागों में विभाजित है, इसके अंदर दो भाग पाए जाते हैं, पहला है खादर मिट्टी प्रदेश और दूसरा है बांगर मिट्टी प्रदेश।
समझ में ये बात? अब देखो खादर मिट्टी प्रदेश क्या है, खादर मिट्टी प्रदेश, इसमें पॉइंट डालना। इस प्रदेश में इस प्रदेश में इस प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आता, बाढ़ का पानी आता है। खादर मिट्टी प्रदेश के अंदर प्रतिवर्ष क्या है, बाढ़ की मिट्टी आती है या बाढ़ का पानी आता है। बाढ़ के पानी आने के कारण उसमें मिट्टी जमा हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आता है, इसलिए इसको बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। इसे लिखना, इसे बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी कहते हैं, प्रदेश भी कहते हैं, समझ में ये बात? यानी कि खादर मिट्टी प्रदेश के अंदर प्रतिवर्ष क्या आता है, बाढ़ का पानी आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान भी कहते हैं, और दूसरा इसे क्या कहते हैं, कछारी प्रदेश भी कहते हैं। अब देखो इसके अंदर एक और पॉइंट लिखना, देखो प्रतिवर्ष यदि वर्षा का पानी आता है, प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आता है, तो बाढ़ क्या करती है, नई जो भी मिट्टी है वो अपने साथ भाग कर ले जाती है और उसको क्या करती है, किनारे पर फैला देती है। तो इसमें क्या है, जो खादर मिट्टी प्रदेश है, खादर मिट्टी प्रदेश के अंदर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें लिखना, इसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि इसके अंदर क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। खादर मिट्टी प्रदेश में इतना ही अपने को याद रखना है कि इसमें क्या है, प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी कहते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि खादर मिट्टी प्रदेश के अंदर कैसी मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं बांगर मिट्टी प्रदेश, ठीक है, हेडिंग डालना, बांगर मिट्टी प्रदेश। अब बांगर मिट्टी प्रदेश के अंदर क्या होता है, प्रतिवर्ष वर्षा का पानी नहीं आता है, और क्यों नहीं आता है, क्योंकि यह ऊंचाई पर होता है। क्या है, यह मैदान ऊंचाई में होने के कारण इसमें क्या है, प्रतिवर्ष वर्षा का पानी है वो नहीं आ पाता है। इसके कारण इसमें क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि हर वर्ष यदि वर्षा का पानी नहीं आएगा तो नई जो मिट्टी है वो नहीं बिछेगी। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो लिखना, पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट लिखना, बांगर मिट्टी प्रदेश के अंदर लिखना, इस प्रदेश में हर वर्ष बाढ़ का पानी नहीं आता, बाढ़ का पानी नहीं आता है, बाढ़ का पानी नहीं आता है। तो इसके अंदर जो मिट्टी है वो कैसी पाई जाती है, इसके अंदर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यानी कि बांगर प्रदेश में क्या है, इसमें क्या है, हर वर्ष जो है बाढ़ का पानी वो नहीं पहुंच पाता है, ऊंचाई होने के कारण, यह मैदान ऊंचाई में होने के कारण हर वर्ष क्या होता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, हर वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। इस कारण इसमें कैसी मिट्टी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो
इसके बाद में आता है रहे या कलर। रहे या कलर, ये इस प्रकार की मिट्टी होती है क्योंकि ये सिंचाई कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। रहे या कलर, हेडिंग डालना रहे या कलर। देखो हेडिंग डालना रहे या कलर, ठीक है। रहे या कलर क्या है, जो भांगर मिट्टी प्रदेश है, भांगर मिट्टी प्रदेश में सिंचाई होती है बहुत अधिक मात्रा में, धान वगैरह बोते हैं, तो वहां पे क्या है, सिंचाई की अधिकता के कारण जो मिट्टी है उसके ऊपर एक नमकीनी परत या सफेद जो परत बन जाती है वो क्या है, रहे या कलर कहलाती है। और जो रहे या कलर होती है जिसके अंदर नमकीनी परत या सफेद जो परत है वो बिछ जाती है, वो सिंचाई के लिए, वो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। तो रहे या कलर में लिखना बांगर, बांगर प्रदेश में सिंचाई की अधिकता के कारण सिंचाई की अधिकता के कारण इसकी परत पर, मिट्टी की परत, किसकी परत पर, मिट्टी की परत पर सफेद चादर या नमकीनी परत बन जाती है। इसे क्या कहते हैं, बन जाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे रहे कहते हैं, रहे या कलर कहते हैं, इसे रहे या कलर कहते हैं। ये तो आपने कभी देखा भी होगा, जो भी प्याज वगैरह बोते हैं तो प्याज के क्या है कि प्याज में सिंचाई बहुत अधिक होती है, तो उसके जो खूड़ है, खूड़ के ऊपर एक सफेद सी चादर चढ़ जाती है। यदि उसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखे तो वो एक नमकीनी टाइप का स्वाद होता है। तो वही क्या होता है, उसकी जो अधिकता हो जाए, वो खेत के अंदर पूरी उसकी अधिकता हो जाए, तो वो क्या है, वो जो खेत है वो क्या होता है, कलर हो जाता है। बोलते हैं ना अपनी जो देशी भाषा में, वो खेत क्या हो गया, कलर हो गया, उसको ही क्या कहते हैं, रहे या कलर कहते हैं। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है, छठा और लास्ट पॉइंट है, वो है डेल्टा। छठा जो पॉइंट है वो है डेल्टा। डेल्टा 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 देखना, गंगा और डेल्टा में लिखना गंगा वे ब्रह्मपुत्र नदी गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर एक दीपनुमा, मुहाने पर दीपनुमा संरचना, मुहाने पर द्वीपनुमा संरचना डेल्टा कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी मिलती है तो उसके बीच में क्या है, एक द्वीपनुमा संरचना बनती है, तो उसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।